पूरे देश में चल रहा है और प्रदेश के स्तर पर भी चलता है और कई बातें स्पष्ट रूप से दिखती भी हैं। अ, अब देखिए, डब्ल्यूएचओ जब हमारी तारीफ करता है तो हम अपना सीना तान कर बैठ जाते हैं कि हमारी तारीफ हो रही है, लेकिन उसमें आंकड़े नहीं होते। और जब आंकड़ों के साथ डब्ल्यूएचओ कुछ बात रखता है तो उस आंकड़े को ही मानने से इनकार कर दिया जाता है। हमारी सरकार कहती है कि ये आंकड़े उसका आधार यानी सर्वे के पैटर्न पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। कुपोषण का भी आंकड़ा आया था, डब्ल्यूएचओ के ही का ही एक विंग था जिसने कि जारी किया था। तो उस कुपोषण के भी आंकड़े को मानने से इनकार कर दिया गया कि हिंदुस्तान में इतने कुपोषित लोग हो ही नहीं सकते। और सच क्या हो सकता है, सच भी हमने हमारी तरफ से जो आंकड़ा है वो भी आप सुन लीजिए, जान लीजिए। जानते हैं कि हमारे देश में किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं। अब इससे बड़ा बिना रिसर्च का आंकड़ा और क्या हो सकता है। कोई जरूरत नहीं रिसर्च करने की, कोई मौत ही नहीं हुई है ऑक्सीजन की कमी से। ये हमारा आंकड़ा है, दुनिया को मानना पड़ेगा और हम दुनिया का जो ग्लोबल आंकड़ा है उसको नहीं मानेंगे। ये फैक्ट दिखता है। इसके इस तरीके से लगातार चीजें हो रही हैं और आंकड़ों को झुठलाया जा रहा है। सच बात यह है कि आप कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं जो कि बहुत गर्व के साथ उछाले जाते हैं कि देखिए अडानी कैसे अंबानी को छोड़ के आगे बढ़ गए, कैसे वो अरबपतियों की लिस्ट में है, कैसे यूनिकॉर्न की संख्या बढ़ गई, अब 140 यूनिकॉर्न है। इन आंकड़ों को तो बहुत गर्व के साथ माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही जब ये आंकड़े आते हैं कि कितनी बड़ी संख्या खड़ी हो गई है फौज बन करके गरीबों की, और पहले से बहुत ज्यादा गरीबी रेखा में रहने, जो गरीबी रेखा है उससे नीचे जाने की होड़ मची हुई है आम जनता में। जो मध्यम पहले गरीबी रेखा से ऊपर की ओर उठते थे, मध्यम वर्ग की ओर जाते थे, आज मध्यम वर्ग के में जो लोग हैं वो लोग गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। ये भी आंकड़े खुल करके बोल रहे हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती और केवल शेखी बघारी जाती है। हम विश्व गुरु बन गए, हम दुनिया में हमारा नाम हो गया, हम दुनिया अब देखिए अभी विदेश से लौटे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है तालियां बजती हैं तो किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो 5-7 लोग प्ले कार्ड लेकर के मोदी मोदी का शोर करना, स्क्रीन पे दिखता है कि ये किराए के लोग लाए गए हैं। पहले हमारे प्रधानमंत्रियों को कभी ऐसे किराए पर ला के ताली नहीं बजवानी पड़ती थी। ये था हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमेशा नेचुरल सम्मान मिला। दूसरे राष्ट्रपति छाता लगा करके हमारे प्रधानमंत्री को अगवानी किया करते थे, धूप से बचाते थे, बारिश से बचाते थे। खुद वो किसी बाउंसर और किसी सेना के जवान और अफसर को नहीं भेजा करते थे। वो भी दौर हमने देखा है, लेकिन फिर भी तब और अब में ये फर्क है। अभी जो परिस्थिति चल रही है चुनावी दौरे, चुनाव को लेकर के लगातार, अभी जब आप लोग बात कर रहे थे तो मैं थोड़ा सर्च मार रहा था, मैंने देखा कि 7 साल पहले आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि वो नारा लगाया गया था, बोलिए आपको कितना चाहिए, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, ये जो नारा लगवाया गया था और वो 1,25,000 करोड़ तक की बात हुई थी कि अब इतना बिहार को पैकेज देंगे। उसको उस खबर को मैं देख रहा था, 7 साल हो गए उस खबर के, और उस दौरान 1 महीने में उसमें लिखा हुआ था कि ये प्रधानमंत्री जी की तीसरी यात्रा है। तो जाहिर है आज गुजरात में 1 महीने में 6वीं यात्रा आप बता रहे हैं, बिहार था तो बिहार में 1 महीने में वो तीसरी यात्रा था जिसमें ये जिक्र था, शायद उस महीने और भी यात्राएं हुई हों। तो ये चुनाव के समय में ऐसी यात्राओं की बाढ़ आ जाती है। कोई भी गूगल करके सर्च करके खबर को देख सकता है। आप बंगाल का भी समय देख लीजिए, लगातार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने तो बांध लिया था कि हर महीने ऐसा करेंगे कि हम दोनों का मिला के कम से कम 8 विजिट होगा, 8 विजिट्स पर मंथ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का। आप देख लीजिए आंकड़े सही हैं, शुरू के 3 महीने ऐसे हुए, बाद में वो फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई। 6 महीने के भीतर बड़ी से बड़ी तादाद में लोगों ने रैलियां की, विदेश भी गए, वहां के मंदिर में जाकर के वोट के दिन भी यहाँ वोट मांग रहे थे, ये भी हमने देखा। आम चुनाव में भी भाई
काउंटिंग हो जाने के बाद अमरनाथ यात्रा पे गए, वहां से भी हमने देखा। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, ये चुनाव का एक लड़ने का उनका तरीका है। हमारा कंसर्न क्या है, ये सब कुछ करेंगे लेकिन झूठ तो ना बोला जाए, गलत तो ना बोला जाए, यही हमारा कंसर्न है और कुछ नहीं। चुनाव नेता तो चुनाव लड़ते ही है, जाते ही जाना चाहिए, जनता से को वादा भी करना चाहिए। पिछले वादों का क्या हुआ और हम जो वादा कर रहे हैं वो फिर से क्या झूठा कह रहे हैं, यहीं पर हम उनको चेक एंड बैलेंस देने के लिए चर्चा करते हैं और कोई हमारा मकसद नहीं होता है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि गुजरात में पहले जितनी घोषणाएं हुई, और जैसा कि अभी सुनील शुक्ला सर ने बताया कि पिछले चुनाव में के समय कैसे जहाज से आया गया था और बहुत सारी बातें, वो सारी चीजें लुप्त हो, या अपने अमलेंदु जी ने भी बताया कि उस दौर में बहुत सारी घोषणाएं हुई, बुलेट ट्रेन का को हम बुला बैठे, स्मार्ट ट्रेन को स्मार्ट सिटी को बुला बैठे, ये सारी चीजें भी हुई, पर उनकी चर्चा दोबारा नहीं हुई। और अब हम क्या चर्चा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं बोलो हमसे कोई भूल से भी कोई पाप हुआ हो जिससे शर्म से सिर झुकाना पड़े। तो ये बड़बोलापन है। हमने पहले भी कहा कि हमारे नेता बोला करते थे कि भूल से भी हमसे गलती हुई तो हमें क्षमा कर दिया जाए, ये भाव होता था हमारे नेताओं का। आज हमारे नेता का भाव है कि भूल से भी हमसे कोई गलती ही नहीं हुई, क्षमा मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता, अगर गलती हो गई हो तो आप जानिए, आप क्षमा मांगिए। तो हम लोगों ने अभी तक की चर्चा में इतनी सारी लिस्ट गिना दी है कि प्रधानमंत्री क्या, देश का हर व्यक्ति शर्मिंदा है कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। और एक बात बार बार प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि पहले के कांग्रेस के राज्य में चीजें शुरू की जाती थी लेकिन अनमने ढंग से की जाती थी, और हम बहुत मन से करते हैं इसलिए इसकी रफ्तार तेज होती है। ये बात है, ये लगभग वैसी ही बात है कि पहले सुनील गावस्कर जो थे बहुत धीरे धीरे बैटिंग करते थे, हम तो सचिन तेंदुलकर हैं, हम बहुत फास्ट बैटिंग करते हैं। अरे परिस्थितियां बदलती हैं, पिच बदलता है, मौसम बदलता है, खेल का पैटर्न बदलता है, T20 का जमाना है, तो आज तो 20 ओवर में 200 से ज्यादा रन बनना आम बात है। पहले पूरे 50 ओवर खेल के 200 रन नहीं बन पाते थे, तो पहले के खिलाड़ी खराब थे, आज के खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। ये वही बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। तब की चुनौती और उस समय के हिसाब से देखी जाती है, तब क्या चुनौती थी। आप सोचिए, जब देश विभाजित हुआ, पूरा देश हिंदू मुसलमान लड़ रहा था, कितनी नफरत रही होगी इधर उधर के लोगों के बीच में, हिंदू मुसलमान रहा होगा। इसके बावजूद कैसे उन चीजों को संभाला गया, और हमने बाद में अपने संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता सब शब्दों को जोड़ा। ये हमारे राजनीति की एक स्वस्थ परंपरा थी कि हम ऐसा कर पाए, और आज हम उन्हीं परिस्थितियों को फिर से जिंदा करने में लगे हैं, हिंदू मुसलमान के झगड़े को बढ़ाने में लगे हैं। हम चाहते क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं, ये जब तक हमें क्लियर नहीं होगा कि हम करना क्या चाहते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करना चाहते हैं, सिर्फ नारे में करना चाहते हैं कि वाकई सबका साथ लेना होगा। आपको किसी मुसलमान को आपको इलेक्शन लड़ाने में परहेज है, आप एससी से बाहर एससी के लोगों को टिकट देने में परहेज है, तो इस तरह की चीजें हैं, और इस पर आपको मौन तोड़ना पड़ेगा। राजनीति बदलने के लिए, सबका साथ लेने के लिए वास्तव में पहल करनी होगी। वो पहल कहीं नहीं दिखता है, गुजरात में भी नहीं दिख रहा है कि ऐसी कोई पहल हो रही कि सभी जाति, सभी धर्म को जोड़ करके नरेंद्र मोदी जी वास्तव में सबका साथ, सबका विकास, नारा तो बहुत सुंदर है, इसको अमली जामा पहनाने में लगे हों, तो ये नजर नहीं आता है। ये नजर आना चाहिए, यही हमारा कंसर्न है। सिर्फ बीजेपी नहीं, दूसरी पार्टी में भी अगर ये समस्याएं हैं, अगर भी समस्याएं हैं, उनको भी ये समस्या दूर करनी चाहिए। और नीतिगत मामलों में अगर हम नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विरोध करते हैं तो समांतर नीति लेकर के हमको सामने आना चाहिए कि इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से चलना ज्यादा सही होगा। हम हिंदू मुस्लिम लड़ा करके 20% आबादी को महासागर में फेंक करके नहीं चल सकते, हमें उनको साथ में जोड़ करके कैसे देश को आगे बढ़ाना ये सोचना पड़ेगा। हम रोहिंग्या का सवाल उठा लेते हैं कि रोहिंग्या को
का घर तोड़ो, रोहिंग्या को मारो, लेकिन रोहिंग्या अगर हमारी धरती में घुस आए हैं तो हमारी गलती से घुस आए हैं, और घुस आए तो हम क्या उसको भूखे तड़पा तड़पा के मारेंगे? हम क्या करना चाहते हैं उनके, या तो उनको इज्जत के साथ जहां से वो आए वहां भेजिए, और नहीं तो हमारी धरती पर जब तक है तब तक भूख से अगर हम मारेंगे तो ये तो घोर अनर्थ है, ये तो हमारे देश की परंपरा के खिलाफ है। ये स्पष्ट रूप से हमारी समझ रखनी चाहिए कि हम नहीं चाहते कि रोहिंग्या हमारे देश में घुसे। हमारी पॉलिसी, हम अपनी पॉलिसी के साथ हैं। जब पॉलिसी बन रही होती है हम अपना उसमें विचार देते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन अगर बन गई तो हम उस पॉलिसी के साथ हैं, लेकिन हम उसको मार डालेंगे अगर किसी वजह से घुस आए हैं। इस पॉलिसी का समर्थन नहीं किया जा सकता, इस राजनीति का समर्थन नहीं किया जा सकता। ये सोचना पड़ेगा, ये राजनीति क्या सिर्फ इसलिए की जाएगी कि हिंदू मुसलमान कर दिया जाए? जैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये दिख रही है राजनीति में, कहीं बुलडोजर की सियासत होती तब दिखता है, बहस में, डिबेट में दिखता है, ये सारी बातें दिखती हैं। कश्मीरी पंडित का सवाल भी है, जो हर राजनीति, कहीं भी चुनाव हो उठेगा, उठता रहा है, वो भी मसला उठता है, लेकिन हम उसमें करना क्या चाहते हैं? कश्मीरी पंडितों को क्या वाकई बसाना हम चाहते हैं? बसाना चाहते हैं तो हमने क्या स्टेप्स लिए? जो वहां रह रहे हैं वो कैसे सुरक्षित रहे? जो आतंकवाद की समस्या है, जो हिंदू मुसलमान भूल करके मार रहे हैं, और आतंकवादी जितने मारे गए हैं उसकी तुलना में 1/3 हमारे जवान मारे गए। 600 के करीब पिछले 3 साल का आंकड़ा है, 600 के करीब अगर आतंकी मारे गए तो 1/3 हमारे जवान मारे गए। तो हमारे जवान बिना युद्ध के क्यों मारे जा रहे हैं? ये तो मोहन भागवत जी ने भी सवाल उठाया था कि युद्ध नहीं हो रहा है तब हमारे जवान क्यों मर रहे हैं। तो भाई इस सवाल का जवाब तो देना होगा, और इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं तो क्या आपको शर्म नहीं आनी चाहिए? आपने क्या ये गलती नहीं की है कि आप बोल रहे हैं कि हमने कोई गलती ही नहीं की, हमसे भूल से भी गलती नहीं हुई, आपसे जानबूझकर गलती हो रही है। आप कहते हैं 370 हमने हटा दिया, सब कुछ ठीक हो गया, या सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी आपने वादा किया था, लेकिन हटे हुए 19 से आज 22 हो गए, आप हुआ क्या इन 3 सालों में? कहाँ पहुंचा जम्मू कश्मीर? क्या स्थितियां ठीक हो गई? आतंकवाद तो और बढ़ा, लोकल आतंकियों की संख्या पहले से ज्यादा बढ़ रही है, यानी हमारा एक्शन जो है वो आतंकवाद खत्म नहीं कर रहा, आतंकवादियों को पैदा कर रहा है। तो जब आतंकवादी की खेती हो रही है, पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी नीति गलत है, ये मानिए। नहीं तो ये मत बोलिए कि हमसे गलती नहीं हो रहा, आपसे गलती नहीं, भयानक गलती हो रही है, गुनाह हो रहा है। आपके राज्य में आतंकवादी पहले से ज्यादा पैदा हो रहे हैं, और इन सब बातों का हर चुनाव से संबंध है, चाहे गुजरात का चुनाव हो या किसी और का चुनाव हो। आपको राष्ट्रीय जवाबदेही जब जब प्रधानमंत्री की बात आएगी तो देनी पड़ेगी, उसका जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसी गुजरात में ये ड्रग्स की खेप